क्या एक राज्य केवल केंद्र की छाया है? क्या भारतीय संघ वास्तव में संघीय है या यह सिर्फ एक दिखावा है? आज जब हम बार बार केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की खबरें सुनते हैं, चाहे वो नीट का विवाद हो या जीएसटी का मुआवजा या कोई भाषा की नीति, तब यह सवाल और ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्या राज्यों को उनके संविधान प्रदत्त अधिकार वास्तव में मिल रहे हैं? ठीक इन्हीं सवालों ने 50 साल पहले एक आंदोलन को भी जन्म दिया था, जिसने केंद्र राज्य संबंधों पर भारत की सबसे साहसी समीक्षाओं में से एक प्रस्तुत भी किया। और अब वर्ष 2025 में एक बार फिर से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन उसी सोच को फिर से जीवित कर रहे हैं। आज के इस व्याख्यान में हम इतिहास और वर्तमान के आईनों में झांकेंगे। तो आइए इस महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत करते हैं, साथ ही एक ऐसे विषय पर, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ों को छूता हुआ एक विषय, उसको आपके सामने रखते हैं और देखते हैं कि वास्तव में ये पूरा का पूरा मामला क्या है। संघवाद को लेकर जो एक बहस चल रही है, उस बहस को इतिहास के आईने के साथ साथ वर्तमान के आईने में झांकते हुए समझने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आई इसकी इन-डेप्थ श्रृंखला देखना आप शुरू कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे संघवाद का स्वर राजमन्नार से स्टालिन तक। अब देखिए चर्चा में क्यों है, तो दरअसल जैसा कि आपको भूमिका में ही बताया गया कि अप्रैल 2025 की बात है। अप्रैल 2025 में ही तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक नई समिति बनाने की घोषणा की है और इस नई समिति के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध हैं, उन संबंधों की समीक्षा किए जाने की बात कही जा रही है ताकि राज्यों को सशक्त किया जा सके। अब देखिए ये जो समिति है, ये बनाई जा रही है न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में। अब इसी वजह से ये पूरी की पूरी जो है आपके लिए ये जो खबर है, ये चर्चा में बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि केंद्र राज्य संबंधों को लेकर ये जो आवाज उठ रही है इस समिति के माध्यम से, ये पहली बार है। अगर इतिहास में आप झांकेंगे तो आपको पहले भी राजमन्नार समिति याद होगी। तो आज हम इसी यात्रा को समझेंगे, वास्तव में पहले शुरुआत कब हुई, ऐतिहासिक दृष्टि को समझने के साथ साथ। तो देखिए इस दिशा में जब भी केंद्र राज्य संबंधों की बात होती है, संघवाद की बात होती है, आप जानते हैं कि संघवाद का मतलब ही होता है मूल रूप से, वैसे तो इसकी एक बड़ी व्यापक परिभाषा है, लेकिन मूल रूप से अगर हम बात करें तो सरकार जो होती है, केंद्र और राज्य में जो शक्तियों का विभाजन होता है, वो एक प्रमुख लक्षणों में एक है। इसके अलावा भी अन्य लक्षण है। वहां पर एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, इसके अलावा वहां पर जो करों का बंटवारा होगा, जो वित्तीय व्यवस्था है उसमें भी एक समुचित व्यवस्था होगी। तो बहुत सारे लक्षणों में केंद्र राज्य में जब भी शक्तियों का विभाजन होगा तो वो एक प्रमुख लक्षण के तौर पर देखा जाता है। लेकिन जब जब शक्तियां केंद्र के पास ज्यादा होंगी, एकात्मक लक्षण बढ़ेंगे, तब तब केंद्र राज्य संबंधों में थोड़ी थोड़ी तल्खियां देखने में आती हैं। इसी बात को लेकर यहां पर हम सबसे पहले समझेंगे जो राजमन्नार समिति है 1969 में गठित हुई थी, यहां से वो शुरुआत क्या थी। तो देखिए आप जानते हैं कि 1967 का वो दौर था जब हिंदी के विरोध को लेकर दक्षिण भारतीय जो राज्य है वहां पर एक आंदोलन चल रहा था और वहीं पर एक क्षेत्रीय पार्टी का उदय होता है जिसका नाम था डीएमके। तो डीएमके पार्टी 1967 में वो पार्टी उदय होता है। उस पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर अन्नादुरई जी आते हैं और 1969 में ही जैसे ही वो आते हैं, उनकी जीत के बाद ही 69 में आप देखेंगे कि एक कमेटी बन जाती है। उस कमेटी को राजमन्नार समिति के नाम से जाना जाता है और इसका उद्देश्य ही था कि केंद्र राज्य संबंधों में जो केंद्र की शक्तियां ज्यादा बढ़ रही हैं उसकी समीक्षा की जाए। तो राजमन्नार समिति, जिसके कि डॉक्टर पीवी राजमन्नार इस कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्हीं के नाम पर इसको राजमन्नार समिति कहते हैं। ये अन्नादुरई जी के शासनकाल में, जो डीएमके के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर भी जाने जाते हैं, उस समय ये अस्तित्व में आई थी। और ये जो थे डॉक्टर पीवी राजमन्नार, ये क्या थे, तो ये आप देखेंगे हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। और इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो संघीय ढांचा होता है, जो फेडरलिज्म होता है, उसको कैसे मजबूत किया जाए और राज्यों की स्वायत्तता भी बनी रहे। राज्यों की स्वायत्तता पर ऐसा ना हो कि जो एकात्मकता है वो प्रभावित होने लगे। अर्थात जो एकात्मक लक्षण है, अर्थात संघीय व्यवस्था में केंद्र राज्य में जो शक्तियों का विभाजन है, वो ऐसा ना हो कि जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पक्ष में ज्यादा दिखाई देने लगे। अब देखिए राजमन्नार समिति की बात करें तो 1969 में ये 3 सदस्यीय कमेटी थी। इसमें कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। डॉक्टर पीवी राजमन्नार इसके अध्यक्ष थे, जो पूर्व हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। इसके अलावा डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियार थे और न्यायमूर्ति पी चंद्र रेड्डी थे। तो 3 सदस्यीय समिति थी और इसका उद्देश्य था, क्या था उद्देश्य, तो उद्देश्य ही था भारतीय संविधान के तहत यह जांचना कि राज्यों को पर्याप्त अधिकार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं और केंद्र और राज्यों के बीच में जो संतुलन है वो बना रहे, जिससे कि राष्ट्रीय एकता भी बनी रहे और राज्य भी स्वतंत्र रूप से काम करते रहें। इसका मतलब कि राष्ट्रीय एकता के साथ साथ
राज्यों की स्वायत्तता भी बनी रहे, उनकी भी स्वतंत्रता बनी रहे, यही उसका उद्देश्य था। और विशेष रूप से चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, अर्थात इन तीनों क्षेत्रों में, तीनों लेवल पर, तीनों स्तर में जो राज्य है, जो स्टेट है, उसकी स्वायत्तता को सुनिश्चित करना। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये पहली ऐसी कमेटी थी, पहली ऐसी राज्य स्तरीय समिति थी जो केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित की गई थी। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है, इसकी शुरुआत यहां से होती है। अब इसने कुछ सिफारिशें की थी, वो सिफारिशें आज भी प्रासंगिक है, इसलिए इनकी सिफारिशों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए, इनकी सिफारिशों पर नजर डालना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब जब अप्रैल 2025 में तमिलनाडु में एक नई पहल हो गई है, नई पहल की जा रही है, तो ये सिफारिशें कैसे प्रासंगिक हैं, ये अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध करेंगे। देखिए, हुआ ये था कि इस समिति ने केंद्र में सत्ता का जो अत्यधिक केंद्रीकरण हो रहा था उसको क्रिटिसाइज किया, उसकी आलोचना की। इसने ये कहा कि राज्यों की स्वायत्तता कहीं ना कहीं इस अत्यधिक केंद्रीकरण से प्रभावित हो रही है। और इस समिति ने यह भी कहा कि ये जो अत्यधिक केंद्रीकरण होगा तो संविधान का जो संघीय ढांचा होता है, जिसमें की शक्तियां केंद्र राज्य में संतुलित होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए, उसका हनन होगा। लेकिन व्यवहार में जब एकात्मक रूप कार्य करता है, जबकि संविधान में संघीय व्यवस्था बनाई गई है, तो यह कहीं ना कहीं राज्यों के साथ एक अन्याय की स्थिति बन रही है। तो राज्यों को केंद्र का प्रशासनिक अंग बना देने की जो प्रवृत्ति है, उस पर इस कमेटी ने चिंता व्यक्त की, क्योंकि राज्यों की अपनी स्वायत्तता है, राज्यों को केंद्र का हम प्रशासनिक अंग न मान लें, राज्यों की भी अपनी स्वायत्तता होनी चाहिए। जैसे कुछ अनुच्छेदों का यहां पर उल्लेख किया जा रहा है जो कि इस कमेटी की सिफारिशों में इसको मेंशन किया गया था। जैसे आर्टिकल 256, आर्टिकल 256 यहां देखिए 256 में कि केंद्र द्वारा बनाए गए जो भी कानूनों का अनुपालन है वो राज्यों को करना पड़ता है, केंद्र इसके लिए राज्यों को निर्देश भी देता है। ऐसे ही 257 भी है, अनुच्छेद 257 में भी केंद्र किसी भी ऐसे विषय पर अगर समझता है कि केंद्र सरकार के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है तो वो राज्य सरकार को निर्देशित कर सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 365 और 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन का मार्ग प्रशस्त होता है उसको भी मेंशन किया गया, और यह भी कहा गया कि जो 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद, उसको भी यह कहा गया कि पूर्ण रूप से निरस्त कर देना चाहिए। इसकी सिफारिश यहां पर की गई थी क्योंकि यह माना गया था इस कमेटी में कि राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल केंद्र की जो शक्ति है वो गलत तरीके से कर सकती है। साथ ही अंतर राज्य परिषद की बात यहां की गई थी कि इसका गठन किया जाए, जिससे कि राज्यों में समन्वय हेतु, राज्यों में कोऑर्डिनेशन के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में अंतरराज्यीय परिषद कार्य करे। हालांकि बाद में आप देखेंगे 1990 में जाकर यह बन भी जाता है, अस्तित्व में भी आ जाता है। फिर राजस्व के हस्तांतरण का जब मामला आता है, रेवेन्यू के हस्तांतरण का मामला आता है, तो वित्तीय संसाधन जो है, वित्तीय संसाधनों का व्यापक और न्यायसंगत वितरण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि राज्य किसी भी प्रकार के पक्षपात का शिकार हो जाए। इसके अलावा जो उत्पाद शुल्क या उपकर होते हैं उसमें भी जो टैक्सेस होंगे उसमें भी संघ और राज्य दोनों ही के अंदर अनिवार्य रूप से विभाजन होना चाहिए, यह भी सिफारिश की गई थी। एक अन्य सिफारिश के अंतर्गत आप देखें जो राज्य सूची है उस विषय में भी, राज्य सूची में आप जानते हैं कि 3 सूचियां होती हैं, तो जो राज्य सूची होती है उसके अंतर्गत कुछ ऐसे विषय हैं जिनको सम्मिलित करने की बात यहां पर की गई थी। जैसे कि खनिज तेल का एक विषय था, यह कहा गया कि अगर किसी राज्य में खनिज तेल के भंडार पाए जा रहे हैं तो उस पर अमूमन केंद्र सूची का यह विषय होता है, लेकिन यह कहा गया कि इस तरह के विषयों को राज्य सूची में लाने का भी प्रस्ताव यहां रखा गया। विधायी क्षमता की भी यहां बात की गई, जिसमें कहा गया कि जो केंद्रीय कानून होते हैं उसमें संशोधन का अधिकार राज्यों को भी मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र को ही उस पर अधिकार हो, राज्यों को भी उसमें अधिकार होना चाहिए। साथ ही साथ परामर्श की अनिवार्यता, अगर किसी राज्य विशेष से संबंधित कोई मसला है तो उसमें उस राज्य के परामर्श के बिना, राज्य से जुड़े हुए निर्णयों में राज्य के परामर्श को लेते हुए वहां पर निर्णय लिए जाने की बात कही गई। तो ये इसकी सिफारिशें थी, विशेष तौर पर राज्यों की स्वायत्तता को बनाए रखते हुए संघीय व्यवस्था की बहाली के लिए। अब देखिए, संघवाद पर एक ऐतिहासिक विमर्श इसको कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यहीं से एक नई बात उभर कर आई, इस पर चर्चा परिचर्चा हुई और इस समिति ने कहा कि अगर केंद्र हर विषय को ही अपने नियंत्रण में रखेगा तो केंद्र के पास विषयों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जो हम कहें केंद्र के पास जिम्मेदारियों के ज्यादा होने की वजह से केंद्र कमजोर हो जाएगा और साथ साथ जो संघीय भावना है वो नहीं बचेगी। अब इस बात को आप देखिए, जो इस अन्नादुरई जी का 1967 का एक स्पीच था उसके अंश में आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि केंद्र की जिम्मेदारी की है वो देश को बाहरी दुश्मनों से बचाए,
इसके लिए जरूरी शक्तियां उसे दी जानी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह राज्यों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विषयों में दखल दे। इससे भारत की सुरक्षा नहीं बढ़ती, बल्कि राज्यों की स्वायत्तता खत्म होती है, और राज्यों की स्वायत्तता खत्म होना संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं होता है। अब देखिए, समिति का मानना था कि संघ की ताकत विस्तार में नहीं बल्कि संयम और बैलेंस यानी संतुलन में है, तो इसलिए इसे एक ऐतिहासिक विमर्श के तौर पर भी देखा जाता है। अब देखिए, अन्य कुछ समितियां बनी कालांतर में चलकर, आगे चलकर। इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दे भी थे, जैसे योजना आयोग को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है। कहा गया कि वो पक्षपात पूर्ण तरीके से अनुदान के वितरण को करता है, इसीलिए केंद्र के हाथ की एक चाबुक की संज्ञा उसको दी गई थी। वित्त आयोग की भूमिका को भी कमजोर करती है योजना आयोग की ये गतिविधियां, ये बात भी कही गई। इसके अलावा यह भी कहा गया कि राज्यों को मदद के लिए याचक बना दिया गया है, जबकि यह स्थिति राज्यों की स्वायत्तता के लिहाज से सही नहीं है। राजमन्नार समिति की रिपोर्ट अन्नादुरई के उत्तराधिकारी जो थे एम करुणानिधि द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी सौंपी गई थी, लेकिन इस पर कभी अमल नहीं हो पाया। फिर सरकारिया आयोग बना, जैसा कि आप अभी यहां देखेंगे, 1988 में बना, फिर 2010 में पुंछी आयोग बना। इन बातों को यहां दोहराया गया, लेकिन अधिकांश सुझाव अब भी क्या हैं, वो शेल्व्ड हैं, अब भी वो उनको साकार रूप नहीं दिया जा सका है। तो फिर एक बार एम.के. स्टालिन के द्वारा जब इस विषय पर चर्चा की गई है, तो ये सारी बातें प्रासंगिक होती हैं और साथ साथ आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी होती हैं। सरकारी आयोग 1988 में इसने भी कहा कि केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए ही इसका गठन हुआ, और कहा गया कि राज्यपाल की जो भूमिका है वो भी निष्पक्ष होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कई बार राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है तो ऐसी दिशा में राज्यपाल जो है वो निष्पक्ष तरीके से कार्य न करने के आरोपों से घिरे होते हैं। तो इस दशा में यह भी यहां पर कहा गया कि राज्यपाल की भूमिका हमेशा निष्पक्ष होनी चाहिए, और अनुच्छेद 356 जो है उसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए भी कड़े दिशा निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है। यह सरकारी आयोग में बात कही गई। फिर पुंछी आयोग 2010 में भी कहा गया कि संघीय ढांचे को और बेहतर बनाने के लिए व्यवहारिक सुझाव के अंतर्गत राज्य के वित्तीय अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। केंद्र और राज्य के बीच जो साफ साफ सीमाएं हैं उसको तय किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के क्लैशेस न हो सके, और राज्यों को संविधान के अनुसार अधिक स्वायत्तता देने की बात भी पुंछी आयोग में दोहराई गई। तो ये समितियों में कुछ अन्य बातें भी कही गई। तो अंत में अभ्यास प्रश्न की तरफ भी चलेंगे और निष्कर्ष पे भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि लर्निंग ऐप में आपको कुछ AI फीचर्स मिल रहे हैं, जिसकी सहायता से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, अपनी रणनीति और बेहतर बना सकते हैं। जैसे AI समरी, बड़े से बड़े अंश को आप छोटा करके उसका रिवीजन कर सकते हैं। AI क्विज के माध्यम से आप अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करके अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जो सही करने की क्षमता है उसको विकसित कर सकते हैं। आस्क मी अ क्वेश्चन के माध्यम से आप कोई भी प्रश्न अगर आपको पढ़ने के दौरान फंसता है वो पूछ सकते हैं, जिससे कि आपकी पढ़ाई सुगम हो जाती है। इसके अलावा आपको बता दें कि दृष्टि IAS का ISGS फाउंडेशन प्रीलिम्स मेंस कोर्स का ऑफलाइन बैच हिंदी माध्यम का 29 अप्रैल शाम 6 बजे और अंग्रेजी माध्यम 7 मई सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो रहा है। 8750187501 पर कॉल भी आप कर सकते हैं। अंत में अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि M.के. स्टालिन एक बार फिर जो संघवाद अर्थात फेडरलिज्म को पुनर्जीवित करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं, वो चाहे नीट, GST, मुआवजा का मामला हो, सीमांकन हो, भाषा नीति हो, ऐसे मुद्दे ही तमिलनाडु और केंद्र के बीच जो मतभेद है उसको स्पष्ट करते रहते हैं। तो ऐसी दिशा में एक नई समिति ने एक पुराने इतिहास को कुरेद दिया है। देखते हैं आगे इसका भविष्य क्या होगा। अंत में आपके लिए एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि राजमन्नार समिति ने किस निकाय को सशक्त करने की सिफारिश की। विकल्प आपके सामने हैं। A. योजना आयोग, B. राष्ट्रपति सचिवालय, C. अंतरराज्यीय परिषद, D. न्यायपालिका परिषद। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास हेतु आपके लिए एक प्रश्न यहां दिया जा रहा है। वर्तमान में केंद्र राज्य विवादों जैसे नीट, GST, भाषा नीति की पृष्ठभूमि में राजमन्नार समिति की सिफारिशों की अद्यतन प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। तो उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि इन दोनों प्रश्नों से आप लाभान्वित होंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।